आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केडी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी भाग का वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करते चलिएगा। मोललता की परिभाषा दीजिए। यहाँ मोललता की परिभाषा बताना है और उसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, पहले मोललता की परिभाषा देना है और उसी मोललता पर जो है यह न्यूमेरिकल को जो है हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि मोललता की पहले परिभाषा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे मोललता, और मोललता क्या है, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मोललता की जो परिभाषा होता है वह 1 किलोग्राम जो है विलायक लेना है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 किग्रा, मतलब 1 किग्रा का मतलब हो गया 1 किलोग्राम। 1 किग्रा विलायक, 1 किग्रा विलायक, 1 किग्रा जो है विलायक में घुले, विलायक में घुले 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 विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की मोललता कहते हैं। कितना आसान है, बस एक बार पढ़ेंगे परिभाषा को याद हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, अब इसका मात्रक जो होगा मोल प्रति किग्रा होता है। क्या होता है, मोल प्रति किग्रा होता है। मोल प्रति किग्रा होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको परिभाषा याद हो जाएगा, मात्रक याद हो जाएगा। अब अगर हम मोललता की सूत्र की बात करें तो मोललता का 2 सूत्र है। पहला जो सूत्र याद रखेंगे, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर मात्रा बटा अणुभार, मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक का भार केजी में। क्या होता है यहाँ पर, विलायक का भार किस में चाहिए, तो विलायक का भार केजी में चाहिए। एक सूत्र हो गया, किसका सूत्र लिखे हैं, मोललता का सूत्र क्या है, मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक का भार केजी में। अब दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र लिखेंगे मोललता का। अब दूसरा सूत्र समझ लेते हैं कि मोललता का दूसरा सूत्र क्या होता है। तो मोललता बराबर होता है बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा होता है विलेय की मोलों की संख्या, बटा हो गया बटा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। विलायक का भार किस में होता है, केजी में होता है। तो यह दूसरा सूत्र जो है मोललता का हो गया।
तो मोललता का यहाँ 2 सूत्र बताया गया। अब जब सवाल को हल करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे, तो उस सवाल में पढ़ा जाएगा किसका किसका मान दिया है, उसी के अनुसार जो है सूत्र लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है मोललता का सूत्र क्या है, मात्रा बटा अणुभार बटा विलय का भार केजी में, और मात्रा बटा अणुभार को अगर हटा दें तो वही विलय का मोलों की संख्या बन जाता है। अब बटा क्या हो जाएगा, विलय का भार केजी में हो जाएगा। अब यहाँ न्यूमेरिकल जो दिया गया है, अब न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। यहाँ बताया गया कि 100 ग्राम विलायक है। अब 100 ग्राम विलायक में विलय का मोल कितना दिया गया, 1/10 है। तो यहाँ 2 मान दिया गया है, मतलब विलायक का भार दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना दिया गया है प्रश्न में, तो विलायक का जो भार प्रश्न में दिया है वह 100 ग्राम है। विलायक का भार कितना दिया है, 100 ग्राम है। अब यहाँ ग्राम में नहीं चाहिए, क्योंकि सूत्र में क्या बताया गया, विलायक का भार जो होता है वो केजी में चाहिए। अब यहाँ पर जो है 100 ग्राम को केजी में बदल दीजिए, 100/1000 से भाग कर दीजिए। अब ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। अब जब केजी में आ जाएगा तो यहाँ पे कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बराबर क्या बनेगा, 1/10, 1/10 केजी हो गया। ये किसका मान आ गया, विलायक का भार आ गया केजी में। अब यहाँ मोलों की संख्या कितना दिया गया प्रश्न में, तो प्रश्न में जो दिया गया था मोलों की जो संख्या दिया गया है वह 1/10 दिया गया है प्रश्न में। प्रश्न जब बताया गया है कि मोलों की संख्या इसमें कितना दिया गया है, तो मोलों की संख्या 1/10 दिया है। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। 100 ग्राम विलायक है, तो 100 ग्राम विलायक का भार हो गया। विलय की मोलों की संख्या 1/10 मोल घुला है, तो मोलों की संख्या 1/10 हो गया। अब यहाँ पर जो है सूत्र क्या बनेगा, मोललता पूछा गया है, तो मोललता का सूत्र यहाँ पूछा जा रहा है, तो मोललता का सूत्र क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर मोललता बराबर सूत्र क्या बताया गया है, तो मोललता बराबर सूत्र होता है विलय की मोलों की संख्या। क्या सूत्र होता है, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटा हो जाएगा, बटा विलायक का भार केजी में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार किस में चाहिए, विलायक का भार केजी में चाहिए। मान भरेंगे इसमें विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या कितना दिया गया प्रश्न में, 1/10 पूरे का बटा, और विलय का भार भी 1/10 है। अब 1/10 से 1/10 कट गया, कितना आया, 1 आया, और 1 आया, इसका मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा होगा, मोल प्रति किग्रा हो जाएगा। यही इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। विलायक का भार को ग्राम दिया गया था प्रश्न में, तो 100 ग्राम, ग्राम को किस में ला दिए, केजी में, 1/10 केजी। मोलों की संख्या 1/10 हो गया। मोललता का सूत्र लिखा गया, इसमें मान को भर करके काट दिया गया, 1 आ गया, मोल प्रति किग्रा इसका जो है मात्रक हो गया। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोललता की परिभाषा और मोललता पे जो न्यूमेरिकल दिया गया था ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलराउस का नियम तो हर साल जो है पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसलिए जो है इस नियम को जो है सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग कोलराउस का नियम। और कोलराउस का जो नियम बना हुआ है बहुत ही जो है आसान नियम है, बस अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो कोलराउस का नियम आपको तुरंत क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का जो नियम बना है कितना आसान नियम बना है। अब कैसे इनका उत्तर बोलेंगे और कैसे इनका उत्तर को बनाएंगे तो कितना आसान नियम है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पहले इनका कोलराउस का हम जो सूत्र है यहाँ पे लिख देते हैं, कोलराउस का क्या सूत्र बना है उसी के अनुसार जो है आप यहाँ पर परिभाषा बना लेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र बना है कोलराउस का, लेमडा इनफिनाइट होता है बराबर, किसके बराबर होता है, तो लेमडा जो इनफिनाइट होता है वह लेमडा प्लस, और इसके ऊपर इनफिनाइट घात रहेगा, प्लस लेमडा यहाँ पर माइनस, और यहाँ ऊपर रहेगा इनफिनाइट। अब इसी सूत्र से जो है कोलराउस का नियम आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बस इन्हीं में इनके नियम छिपा हुआ है, बस इन्हीं नियम से जो है आप कोलराउस का नियम बोलेंगे। बहुत आसान नियम है। तो पहले परिभाषा कैसे बनाएंगे, अब परिभाषा के बारे में समझेंगे कि कोलराउस का जो नियम क्या बना है। अच्छा, लेमडा इनफिनाइट का नाम क्या है,
तो लेम्डा इन्फिनाइट का नाम है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम क्या है? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। उनके धन आयन और ऋण आयन, ये क्या है? धन आयन है और ये क्या है? ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग, योग मतलब प्लस के क्या होता है? बराबर होता है। कोलराउस का नियम कहलाता है। मतलब इनका हिंदी में बना दीजिए नाम और इनका नाम योग कर दीजिए, बन गया परिभाषा। तो हिंदी बस आपको ध्यान देना है। अब इसका हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में इसका प्रतीक क्या है? मतलब लेम्डा इन्फिनाइट को क्या बोलेंगे? तो इसका नाम क्या होगा? किसी वैद्युत अपघट्ट के, क्या बनेगा सेंटेंस यहाँ पर? किसी वैद्युत अपघट्ट के, किसी वैद्युत जो है अपघट्ट के, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, क्या कहेंगे यहाँ पर? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता हो गया। अब इनका हिंदी जो है समाप्त हो गया। लेम्डा इन्फिनाइट का नाम खत्म। क्या नाम है? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब यहाँ कामा दे देंगे। अब कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, जो चालकता, और उनके क्या लिखेंगे? उनके धन आयन, उनके क्या कहेंगे यहाँ पर? उनके धन आयन, धन आयनों, उनके धन आयनों तथा, धन आयनों तथा ऋण आयनों, ऋण आयनों, ऋण आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता, की अनंत तनुता, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। कितना आसान नियम है, बस ऊपर जो बना है उसी से परिभाषा लिखा गया है। जो लेम्डा इन्फिनाइट का जो सूत्र लिखे हैं, लेम्डा इन्फिनाइट बराबर लेम्डा प्लस इन्फिनाइट प्लस लेम्डा माइनस इन्फिनाइट। अब इसका नाम क्या बताए हैं? इसका नाम है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। और इसका नाम क्या है? इनके धन आयन, इन्हीं का जो धन आयन है ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग के क्या है? बराबर होता है। इसे किनका नियम कहा जाता है? इसे कोलोराउस का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोलोराउस का नियम कहा जाता है, कोलोराउस का नियम कहते हैं। तो अब जो ऊपर लिखे हैं ना, अब उसको ऊपर न लिख करके यहाँ नीचे लिख सकते हैं। मतलब इनके नियम को याद करके तब इसी को नीचे लिख सकते हैं। अगर उत्तर बनाना चाहते हैं तो पहले इसको लिख लीजिए और इसी को देख करके जो है आप उत्तर को बना सकते हैं। किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, उसके धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। बस 2 बार पढ़ दीजिए, परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। ये तो कोलोराउस का नियम जो है आप लोगों को याद हो गया। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि कोलोराउस का जो है यहाँ पर नियम का जो है अनुप्रयोग बताइए। तो लिखेंगे यहाँ पर कोलोराउस के नियम का अनुप्रयोग। अब हेडिंग यहाँ नोट कर लेंगे, कोलोराउस के, कोलोराउस के नियम का अनुप्रयोग, नियम का अनुप्रयोग। अब इनका अनुप्रयोग का कहाँ कहाँ किए हैं? कोलोराउस साहब ने जो नियम बनाए हैं, इस नियम का जो है अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अब अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे, बहुत आसान है। अब पहला जो इनका अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे, पहला इनका अनुप्रयोग क्या है। तो पहला जो यहाँ पे लिख लेंगे, पहला जो इनका अनुप्रयोग क्या है, तो पहला लिख लिया जाएगा कि अनंत जो तनुता होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अनंत, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर दुर्बल, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मोलर
चालकता, मोलर चालकता ज्ञात करने में पहला इनका अनुप्रयोग कहाँ हुआ? तो पहला लिखेंगे कि अनंत अनुता पर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने में इनका जो है प्रयोग किया गया। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा जो अनुप्रयोग है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे याद हो जाएगा। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ पर जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा ज्ञात करने में, आयनन की मात्रा ज्ञात करने में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो दो यहाँ पर जो है कोलराउस जी का नियम का दो अनुप्रयोग बताया गया। पहला जो इनका अनुप्रयोग हुआ है वह अनंत अनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, और दूसरा जो इनका अनुप्रयोग है दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनन की जो मात्रा है वह ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कोलराउस का नियम और इनके दो अनुप्रयोग जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रथम कोट की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर समय की गणना करना है। तो कैसे यहाँ पर हल करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया मान वेग स्थिरांक का मान दिया गया है, तो वेग स्थिरांक को k से दिखाते हैं, और k बराबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 60 सेकंड का इनवर्स दिया गया है। 60 जो दिया गया है वह सेकंड का इनवर्स दिया गया है। और प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया गया है? तो प्रारंभिक जो सांद्रता यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक जो सांद्रता है वह कितना है? तो प्रारंभिक सांद्रता को जो है यहाँ पर कोई एक मान लेंगे। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? तो प्रारंभिक सांद्रता जो है इसको A मान लिया गया है। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? A है। और यहाँ पे लिखेंगे शेष जो मात्रा दिया गया है, शेष मात्रा जो दिया गया है वह प्रारंभिक सांद्रता का कौवा भाग बोला गया है, तो 1 का जो है 1/16वां भाग बोला गया है शेष मात्रा। अब यहाँ पर A में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर A बटा और नीचे क्या बनेगा? 16। और शेष जो मात्रा का प्रतीक क्या होता है? तो शेष मात्रा का प्रतीक A-x होता है। क्या होता है? A-x होता है। और इसमें t बराबर जो है पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा। तो सूत्र क्या होता है? अभिक्रिया की अगर कोट की बात करें तो प्रथम कोट की जो अभिक्रिया का जो सूत्र बना है वह k बराबर होता है 2.303 बटा जो होता है t होता है लाग हो जाएगा यहाँ पर लाग A बटा A-x होता है। ये फार्मूला होता है। A का नाम क्या है? तो कहेंगे A का नाम जो है प्रारंभिक मात्रा होता है, और A-x जो होता है वह इसको क्या माना जाता है? यहाँ पर शेष मात्रा माना जाता है। तो अब इसी सूत्र में जब मान को भरेंगे तो कैसे हल करेंगे? पहले तो t को ऊपर कर लिया जाएगा, तो t बराबर बन जाएगा, क्या बनेगा? 2.303 हो गया बटा हो जाएगा, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा k हो जाएगा, लाग हो जाएगा, और क्या बना? A बटा A-x हो जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे, तो t बराबर हो गया 2.303 हो गया बटा k का मान, तो k का मान प्रश्न में कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। लॉग हो गया a का मान जो है a का मान a है, और बटा A-x का मान, तो A-x का मान क्या है? प्रारंभिक मात्रा का 1/16वां भाग है, तो a बटा क्या बन जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा? तो यह मान सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? t बराबर हो गया 2.303 बटा में हो जाएगा यहाँ पर 60, और बनेगा यहाँ पर लाग ऊपर हो गया 16a बटा a हो जाएगा। अब a से a को क्या करेंगे? काट देंगे, a से खत्म, क्या बनेगा? t बराबर 2.303 बटा में क्या बनेगा? 60, और बचेगा लाग 16। लाग क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 को जो है क्या करेंगे यहाँ पर? 2.303 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 60, और 16 को लिख सकते हैं लाग 2 के ऊपर कितना घात? 2 के ऊपर 4 घात, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के ऊपर 4 घात का मान क्या होगा? 16 हो जाएगा। और लाग में क्या नियम होता है? जितना जो घात होता है वो आगे आ जाता है,
तो टी बराबर क्या बनेगा 2.303 बटा में नीचे क्या बनेगा 60 और 4 जो है ना वो आगे आ जाएगा, तो 4 आगे आ गया घात के रूप में जो था वो आगे आ जाता है। लाख में नियम होता है अगर जो घात है वो तो घात कहाँ आता है आगे आ जाएगा, अब बचेगा लाख 2। अब 4 से 60 को काट दीजिए, 4 से 60 कट जाएगा, तो टी बराबर क्या बचेगा 2.303 बटा 4 से 60 को काटेंगे तो 15 चौको 60 नीचे हो जाएगा 15 हो गया। और लाख 2 का मान आपको याद रखेंगे, लाख 2 का मान कितना होता है, तो लाख 2 का मान 0 जो है 0.3010 कितना होता है। लाख 2 का मान जो है आप अगर अभ्यास में पढ़े होंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया तो उसमें जरूर पढ़े होंगे लाख 2 का मान। अगर लाख 2 का मान आपको याद नहीं है तो लाख 2 का मान याद रखिएगा 0.3010 होता है। अब 2.303 का गुणा 0.3010 में करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा। और टी बराबर जब गुणा करेंगे इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये गुणा कितना होगा 0.693 हो जाएगा और बटा में क्या बनेगा 15 हो जाएगा। 15 से जब भाग कर देंगे, 15 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, भाग देंगे तो 0.0462 0.0462 जो है और टाइम है तो टाइम का मात्रक क्या बनेगा, तो टाइम का मात्रक सेकंड हो जाएगा। कितना आसान विधि से हल किया गया, आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न में एक बार और समझ लेते हैं। शेष मात्रा वाली बात को ध्यान देना है। प्रारंभिक मात्रा का 1/16वां भाग है, प्रारंभिक मात्रा का 1/16वां भाग को ध्यान देंगे, ए में गुणा करेंगे तो a/16 और शेष मात्रा का a-x प्रतीक होता है और a-x के जगह पे ध्यान देना, a-x को पूरा हटाएंगे तो उसके जगह पर a/16 रखेंगे। 16 ऊपर गया, a से खत्म, 16 बचा, 2 के ऊपर 4 घात हुआ और 4 घात आगे आ जाएगा। 4 से 60 काट दिए 15 बार में, दोनों का गुणा करके और 15 से क्या किए हैं भाग दे दिए और जो मान आया वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, जब यमयन का एक भूरा रंग का लवण, मतलब यमयन का वह होना चाहिए मैग्नीज का होना चाहिए और किस कलर का होना चाहिए, भूरा रंग का होना चाहिए, एक लवण है उसका नाम ए है और ए का नाम आपको बताना है और ये किसके साथ क्रिया करेगा, HCl अम्ल से क्रिया करता है तो बी जो पदार्थ बनेगा वो गैस में प्राप्त होगा। जब गैस में प्राप्त हो जाएगा तो वह अधिके में यह अमोनिया से जब क्रिया करेगा तो विस्फोटक लवण सी बनती है और ABC को पहचानना है और होने वाले अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले जब याद रखेंगे तो यहाँ पर पहला जो उत्तर हो जाएगा, जो यमयन का जो भूरा लवण है उसका नाम क्या है, तो लिखेंगे यमयन का जो भूरा जो लवण है, देखेंगे यहाँ पर भूरा जो लवण उसका नाम क्या हो जाएगा, तो जो भूरा लवण है उसका नाम हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 है। इसका नाम क्या है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। यह भूरा जो है लवण है और यही पदार्थ का नाम ए हो जाएगा। अब ए वाला पदार्थ जो बनेगा वही HCl से क्रिया करेगा। अब यहाँ HCl से इसका क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है और यह HCl से जब क्रिया करेगा तो बताएगा कि ये गैस बनेगा। अब यहाँ गैस बनेगा तो कौन सा गैस बनेगा, तो यहाँ पर दो बनेगा मैग्नीज जो है डाई क्लोराइड बन जाएगा, उसके साथ जो है जल बनेगा, यहाँ पर जल हो जाएगा H2O बनेगा और उसके साथ ही क्लोरीन गैस बनेगा। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगा लेंगे, 4 HCl हो जाएगा और यहाँ संतुलित करने के लिए जल के आगे जो है 2 लगा लेंगे, 2 H2 हो जाएगा। Mn 1 है, Mn 1 हो गया, O 2 है तो O के आगे देखिए 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 दूना 4 हो गया, Cl 4 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों पक्ष क्या है संतुलित है। तो ये जो गैस बना और यही गैस का नाम B हो जाएगा, B जो पदार्थ बना गैस और B पदार्थ का नाम क्या बनेगा क्लोरीन गैस हो जाएगा। तो ये तो ए वाला पदार्थ बन गया मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है किसके साथ क्रिया करेगा HCl के साथ क्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा, तो क्लोरीन गैस बनेगा। अब क्लोरीन गैस ये B पदार्थ हो गया। अब ये क्लोरीन गैस जो किसके साथ क्रिया कराएंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। तो अब यहाँ तीसरा जो क्रिया कराएंगे, अब यहाँ क्लोरीन गैस हो गया, Cl2 हो गया और किसके साथ क्रिया होगा, अमोनिया गैस के साथ जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, अब यहाँ अमोनिया गैस से जब क्रिया करेगा तो ये बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड हो जाएगा और यहाँ बनेगा 3 HCl मतलब 3 HCl मतलब 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे
अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 नहीं, मतलब यहाँ पर क्लोरीन मतलब यहाँ 3 लगेगा, 3 Cl2 क्योंकि 6 Cl है, देखिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 दूना 6 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं है, मतलब NH3 है केवल, मतलब यहाँ आगे कोई अंक नहीं है। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो देखेंगे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के आगे 3 है। तो यहाँ पर जो पदार्थ बना है इसका नाम क्या बना, इसका जो नाम बना नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। और ये नाइट्रोजन ट्राई जो क्लोराइड होते हैं यह विस्फोटक लवण होते हैं। क्या होते हैं, विस्फोटक लवण होते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर जो क्रिया कराया गया मैग्नीज डाइऑक्साइड किसके साथ क्रिया किया, कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया, तो कौन सा गैस प्राप्त हुआ, तो यहाँ जो है क्लोरीन गैस प्राप्त हो गया और ये विस्फोटक पदार्थ C बन गया। तो अब यहाँ पे नाम रख लेंगे, A बराबर क्या बना था, A क्या नाम है, तो A का नाम क्या बना, और B बराबर क्या बना, और C बराबर क्या क्या बना, इसमें नाम नोट कर लेंगे। तो A पदार्थ का नाम जो बनेगा उसका नाम होगा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भूरा रंग का जो है लवण होता है। और B का जो नाम है ये क्लोरीन गैस हो जाएगा, Cl2 क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ है क्योंकि B जो है गैस के रूप में प्राप्त हुआ। और C जो बना नाइट्रोजन, क्या बना, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड बना NC, और 3 है इसको नाइट्रोजन जो है ट्राईक्लोराइड। और ये किसके रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह विस्फोटक लवण के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं जो है यहाँ पर जो लवण के बारे में बताया गया और जो केमिकल बनना था उसके बारे में बताया गया, आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कैसे जो है अपक्रिया कराया गया। तो आज के यह इस वीडियो में जो रसायन विज्ञान का जो पेपर चल रहा है, जो है 2025 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, जो 300 जो है यहाँ पर 47 केडी वाले पेपर को जो है हल किया जा रहा है। तो इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। तो अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर उस भाग का वीडियो का जो है लिंक जो है दे दिया गया रहेगा, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो संपूर्ण पेपर हल अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कीजिए, वहां सभी भाग का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।